स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के बारे में मैंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य लिया हुआ है इसमें, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो शुरुआत से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इसके लिए, और आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। तो जीव विज्ञान के बारे में देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जीव विज्ञान के पिता कौन हैं। तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, ये देखिए दोनों चीज़ें, ये ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, ठीक है, के पिता कौन हैं, तो अरस्तु हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है, चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। पॉइंट 3 देखेंगे, लिखा है कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की खोज कब की गई थी, ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 4 में देखेंगे, लिखा हुआ है सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा जो लिखा होगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के नाम से, ठीक है। 5 में देखेंगे, लिखा हुआ है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो देखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। तो जो शुतुरमुर्ग होता है वो बहुत बड़ा पक्षी होता है, ठीक है, तो उसके जो अंडे की कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। इस तरीके से आप रिलेट कर करके याद कर सकते हो। कोई भी चीज़ याद करिए, हमेशा शब्दों को आपस में रिलेट करिए, उनमें संबंध देखिए, ठीक है। चाहे जैसे देखिए, आप याद करने का ये बहुत ही बढ़िया एक लॉजिक है, एक तरीका है, ज़रूर याद करिए इस तरीके से, तो जल्दी से आपको भूलेगा नहीं। होता क्या है, अगर आप चीज़ों को आपस में रिलेट करके याद करने का प्रयास करते हो तो उनको याद करने में, अर्थात जैसे रिमाइंड करने में बहुत जल्दी आपको ध्यान आ जाता है कि हाँ ये चीज़ होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है 6 में, ठीक है, पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना है। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर जो है, जो पत्ती है, पेड़ में पत्तियां हैं, ठीक है, अगर वो पीला हो रही हैं तो समझ जाओ उसमें कैरोटीन का निर्माण होना शुरू हो गया है, इसीलिए वो पीली पड़ रही हैं, ठीक है। 7 में देखेंगे, लिखा है फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक पाए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, जो लिखा हुआ है ये 7 पॉइंट, ठीक है। तो वर्णी लवक क्या होता है ये बता देता हूँ। जो लवक शब्द है, इसकी खोज 1885 में सिम्पर ने किया था। किसने किया था? सिम्पर ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमेशा रंगीन होते हैं, परिपक्व फलों तथा पुष्पों को रंगीन बनाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका प्रमुख कार्य पुष्पों में उपस्थित वर्णी लवक कीटों को परागण के लिए, अर्थात परागण के लिए आकर्षित करना है। आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो जो ये लवक होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्णी लवक हो गया, इसका काम होता है फलों या जो है फलों के छिलके या जो है फूलों को ये रंग प्रदान करता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसी के माध्यम से जो कीट पतंगे होती हैं उनको जो है परागण के लिए आकर्षित करता है ये। तो एक तो ये हो गया वर्णी लवक। दूसरा होता है आवर्णी लवक। जो आवर्णी लवक होता है, आवर्णी, देखिए ऐसे होगा ये आवर्णी, ठीक है, और ये लवक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आवर्णी लवक होता है, ये होता है रंगहीन, पौधों में उस जगह पर पाया जाता है जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो ये ध्यान रखिएगा। खाद्य पदार्थ संचित करने का काम करते हैं आवर्णी लवक, ठीक है। भाई देखो, पेड़ पौधे भी तो खाते हैं, उनको भी जैसे हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों का जो तरीका है वो एक अलग तरीके से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन ले रहे हैं, ठीक है। तो उनका एक अलग तरीका है, लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करते होंगे ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा किस तरीके से वो भोजन करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा गया है। अभी मैंने आवर्णी लवक के बारे में बताया, अब मैं आपको तीसरा बताता हूँ, हरित लवक के बारे में। पेड़ पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। जो हरित लवक होता है वो पेड़ पौधों के हरे भागों में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। पत्तियों, कोमल तनों,
अपरिपक्व फलों में पाया जाता है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 8 नंबर में क्या लिखा है, लिखा हुआ है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लेकिन जो है आगे देखेंगे अब, और एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर, हरित लवक के बारे में अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, हरित लवक, तो ये देखिए तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ये हरित लवक हो गया, ये आवर्णी लवक हो गया, और तीसरा हो गया वर्णी लवक। तो तीनों मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे लिखा हुआ है 9 में, राइबोसोम RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो राइबोसोम होता है वो RNA तथा प्रोटीन का बना होता है। आगे लिखा है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन में आता है कि वो 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें लिखा होगा इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। तो वहाँ पर आंसर आपको देना है राइबोसोम। 10 देखेंगे, लिखा हुआ है 10 में, केंद्रक में गुणसूत्र DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, केंद्रक क्या होता है? ठीक है, तो केंद्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। केंद्र क्या है? केंद्र कहीं भी देखिए, जैसे ये एक मैंने वृत्त किया, ठीक है, ये केंद्र हो गया, सबसे बीच का जो पॉइंट है ये केंद्र हो गया। ठीक है, तो कहीं भी देखिए जो बीच का पॉइंट होगा वो केंद्र है, सबसे बीच का। तो वही कहा जा रहा है केंद्रक में गुणसूत्र DNA, अर्थात इस जगह पर जो होता है वो जो गुणसूत्र होते हैं वो DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है DNA का फुल फॉर्म। यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है 11 नंबर में, केंद्रक में गुणसूत्र DNA एवं RNA रहता है। ये देखिए, ठीक है, केंद्रक में DNA एवं RNA दोनों पाया जाता है। आगे देखेंगे 12 नंबर में क्या लिखा है, लिखा हुआ है मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जोड़े में अगर गिनेंगे तो 23, और अगर जोड़े में नहीं गिनेंगे, एक एक करके गिनेंगे तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है 13 में O, ये O है, DNA एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। ये ध्यान रखिएगा। आगे है 14 नंबर में, कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। अगर कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो जीव में ना तो प्रजनन होगा एवं ना ही उनकी वृद्धि होगी। जब प्रजनन ही नहीं होगा तो वृद्धि कहाँ से होगी, ये आप खुद सोच सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका का विभाजन होता है तभी जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। आगे लिखा हुआ है 15 नंबर में, समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे सोच रहे होंगे कि ये क्या है सर, समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक कोशिका है, ठीक है, अब इसमें जो है 46 गुणसूत्र हैं। मैं ये कहता हूँ कि गुणसूत्र जो हैं इसके 46 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं कहता हूँ 46 हैं इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये कोशिका आपस में विभाजित होगी, टूटेगी, तो ये 2 भाग में टूटेगी। देखो मान लीजिए 2 भाग में टूट गए, यहाँ से एक कोशिका ये हो गया, एक कोशिका ये हो गया। तो अब ये भी 46 ही होगा और यह भी 46 ही होगा। तो इसीलिए कहा जाता है समसूत्री। यह आप ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे समसूत्री विभाजन क्या होता है। एक कोशिका का टूटना, ठीक है, और समान भागों में बंटना। जितने इसमें देखिए यहाँ पर जितने गुणसूत्र हैं, ठीक है, ये 46 है मान लीजिए, ठीक है, 46 है। अगर ये 2 भागों में टूट गया है तो जो 2 भाग में टूटेंगे वो उसमें सिंगल जो होगा उसमें आपस में सबका 46 ही गुणसूत्र होगा, अर्थात 46 के पार्ट में ही वो टूटेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे लिखा हुआ है 16 में, कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, जो कोशिका है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी ये जो बॉडी है, जो शरीर है, जो शरीर बनी हुई है, इसकी जो इसका निर्माण हुआ है शुरुआत में सेल्स का ही काम है। ये समझ लीजिए, पहले सेल्स बना। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्या होता है। पहले सेल्स आया, ठीक है, अर्थात पहले सेल हुआ, जैसे SELL सेल। उसके बाद में क्या होता है, टिश्यू आता है, टिश्यू बना, ठीक है, टिश्यू बना। टिश्यू के बाद में ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स ORGANS, ये N है, ध्यान रखिएगा, ऑर्गन्स। तो सबसे पहले सेल आया, सेल के बाद में टिश्यू आया, टिश्यू के बाद में ऑर्गन्स आए, ऑर्गन्स के बाद में
फिर ऑर्गन सिस्टम बना, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्गन सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि कई सारे सेल्स जब मिल गए आपस में तो वही टिश्यू बन गए, और कई सारे टिश्यू जब बन गए तो वो ऑर्गन्स बन गए, ठीक है। और उन्हीं को कहा गया बाद में, जब बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए तो उनको ऑर्गन्स सिस्टम बोला जाने लगा। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत सारे कोशिका ऊतक जो हैं वो टिश्यू होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बहुत ध्यान से। देखो ऊतक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ऑर्गन्स होते हैं ऐसे अंग होते हैं, ये अंतः अंग होते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं इसमें डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं वीडियो लंबी करना नहीं चाहता हूँ, बहुत कम समय में मैं आपको ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और इसमें कोशिका के बारे में। जो सेल्स होती हैं, सेल्स जो है वो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें ये समझिए कि केंद्रक होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में अगर पढ़ना है आपको तो चैनल पर विजिट करिए, वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड हो रही हैं, वहाँ पर आपको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 17 नंबर में लिखा है मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं यही सेल्स जो मैंने यहाँ पर बताई, ये सेल, ठीक है, 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तब इतने बड़ी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है 18 में गुणसूत्र की खोज वॉल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वॉल्डेयर ने। आगे देखेंगे लिखा है 19 नंबर में जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो कोशिका तंत्रिका है सबसे लंबी वो न्यूरॉन होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। 19 नंबर में देखिएगा। आगे है 20 नंबर में लिखा है आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है, ठीक है। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है इसका फुल फॉर्म, और इसका जो मेन काम होता है, जो प्रमुख वर्क होता है इसका, प्रोटीन, जो आपके बॉडी में प्रोटीन है उनका संश्लेषण करने में सहायता करता है। आगे लिखा हुआ 21 नंबर में डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से जब आरएनए बनता है, ठीक है, डीएनए है और वो जब आरएनए में कन्वर्ट होता है तो उस विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे लिखा हुआ है 22 नंबर में शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। आगे 23 नंबर में लिखा है अनावृत्तबीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिए। अब इसके बारे में आपको समस्या आ रही होगी कि सर ये अनावृत्तबीजी क्या होता है, ठीक है। और आगे अभी आप 24 में पढ़ोगे तो वहाँ पर आप ये सोचोगे कि ये आवृत्तबीजी क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में कि ये क्या होता है। तो देखिए अनावृत्त बीजी का मतलब क्या है? अनावृत्त बीजी का मतलब ये है कि कोई फल, अक्सर क्या होता है जो अनावृत्त बीजी होते हैं पौधे, वो ऐसे पौधे होते हैं, वो शंकुधारी पौधे होते हैं। देखिए ऐसे होते हैं ये पौधे, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके होते हैं ऐसे, ठीक है। ये शंकुधारी पौधे होते हैं जो अनावृत्त बीजी पौधे होते हैं। अब अनावृत्त बीजी आप कह रहे होंगे सर आप तो अनावृत्त बीजी के बारे में बता नहीं रहे हो अभी, ये क्या होता है? बीजी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप पेड़ के बारे में, ठीक है सर, सब इसी जुड़ा हुआ है, ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है। मैं आपको ऐसा कंटेंट देना चाह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में बैठो तो सब धुआं धुआं कर दो। कहने का मतलब ये है, धुआं धुआं का मतलब ये है कि सब करके आओ आप, ठीक है। तो देखिए आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी ऐसे फल होते हैं जिनमें ना तो फूल होता है और ना तो छिलका होता है, ये आपको ध्यान रखना है बहुत ध्यान से। उनके ऊपर अर्थात ऐसा फल जिसके ऊपर ना तो कोई आवरण हो और ना ही वो फूल से हो, ये आपको ध्यान रखना है। और अक्सर जो है इसके जो पौधे होते हैं वो शंकुधारी ही होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। पहाड़ी साइड में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। ये ऐसे फल आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे, इनमें ना फूल होगा और ना ही जो है छिलका होगा, ये अजीब से ऐसे ही दिखने में ही लगेंगे, ठीक है। और अगर आपको देखना है तो आप इंटरनेट पर डाल के चेक कर सकते हो कि अनावृत्त बीजी पौधा कौन सा है या बीज, तो वहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, इनके ऊपर आवरण या कवच नहीं पाया जाता है और फूल भी इसमें
नहीं पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि अनावृत्त बीजी क्या होता है। ठीक है, तो अनावृत्ति बीजी जो होते हैं उनमें ऐसे फल होते हैं कि जो फल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये तो पेड़ हो गया, देखिए शंकुधारी पौधे हैं ना, ये शंकुधारी पौधा की बात हुई। अक्सर ये शंकुधारी होते हैं और जो इसमें फल लगता है उसमें ना तो छिलका होता है और ना ही फूल होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, आवृत्त बीजी पौधा जो होता है उसमें क्या होता है, इनके अंदर, फूल के अंदर बीज पाए जाते हैं। जैसे कोई फूल हुआ, ठीक है, फूल हुआ तो फूल के अंदर भी यहाँ पे बीज पे आप देखते होगे बीच में, ठीक है, ये मैंने मान लीजिए फूल बना दिया है। अब इस फूल में आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे अंदर बीज होंगे, ठीक है, छोटे छोटे दाने होंगे। तो उससे आप समझ जाइएगा कि इनके अंदर में बीज पाया जाता है और उन बीज के ऊपर छिलके भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अनावृत्त बीजी का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें ऐसे फल होते हैं कि उनके ऊपर ना तो छिलका होता है और ना ही कोई फूल होता है, ना तो फूल होता है और ना ही छिलका होता है, लेकिन फल होता है। और आवृत्त बीजी ऐसे होते हैं, फूल होते हैं, इनमें फूल के अंदर भी जो है बीज पाया जाता है और बीज के ऊपर आवरण लगा होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आवरण का मतलब है छिलका लगा होता है। आगे देखेंगे 25 नंबर में लिखा हुआ है, शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शैवालों में ध्यान रखिएगा। आगे है 26 नंबर में, सबसे छोटा आवृत्त बीजी पादप लेना है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आवृत्त बीजी पादप कौन सा होता है, सबसे छोटा, लेना का पौधा होता है, ये देखिए लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पादप यूकेलिप्टस होता है, सफ़ेदा बोलते हैं उसको, ठीक है भाई। जो हमारी लैंग्वेज में है, जो मैं जानता हूँ, सफ़ेदा भी बोलते हैं, यूकेलिप्टस भी बोलते हैं, और इसे जो है कहा जाता है कि पानी का दुश्मन है ये, ठीक है। अर्थात जो यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, जहाँ पर आप लगाओगे वहाँ पर समझ लीजिए कि पानी की बहुत समस्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत होती है यूकेलिप्टस को, ठीक है। तो यूकेलिप्टस जो है ये आवृत्त बीजी पौधा होता है। यूकेलिप्टस को आप देखिएगा ध्यान से, जब वो उसमें फूल निकलेगा तो फूल के अंदर में देखिए बीज के जो बीज का जगह होगा उसमें छोटे छोटे दाने होंगे उसमें, ठीक है, और उन दानों के ऊपर एक आवरण भी होगा अर्थात छिलका भी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया आपको, आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो सफ़ेदा, इसमें तो कहीं भी देख सकते हो आप, किसान के खेतों में किसानों ने मेड़ पर किनारे साइड में भी लगाना शुरू कर दिया काफ़ी टाइम से, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। ये तो सभी जगह लगभग अवेलेबल हैं, तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो। आगे देखेंगे 28 नंबर में लिखा हुआ है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, तो ये है बुल्फिया का होता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया का होता है और सबसे बड़ा जो पुष्प होता है वो रैफोलेसिया का होता है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, याद करने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ, बाकी ट्रिक कहीं से बन के नहीं आती है, हमें और आप बनाते हो ट्रिक, ठीक है। बस शब्दों को जो ज़्यादा आसानी से रिलेट कर लेता है उसकी ट्रिक ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर बी पहला अक्षर लीजिए, बी से आप ब्रिज करिए। ब्रिज मतलब पुल, जो पुल बनता है, ब्रिज जो नदियों में पुल बने होते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि नदी में बना होगा, कहीं पर भी पुल बनाया जा सकता है। तो पुल हो गया, यहाँ पर देखिए ब्रिज, ठीक है। उसके बाद में ब्रिज क्या होता है, हमेशा आप देखेंगे छोटे ही होते हैं, रोड से छोटा होता है। और आर यहाँ पर देखिए, आर को लीजिए रोड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बी है अर्थात ब्रिज, ठीक है, जो ब्रिज होता है वो हमेशा ही छोटा होता है और जो रोड होता है वो बड़ा होता है। तो आप इसको याद कर सकते हो कि बुल्फिया जो है वो छोटा है और जो रैफोलेसिया है वो बड़ा है, क्योंकि पुल से बड़ा होता है रोड। तो याद करने का मैंने इतना आपको रिलेट करके बताया है, बाकी शब्दों को आप रिलेट करने का प्रयास करिएगा और इससे अच्छे से आप रिलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। 30 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया की होती है, ठीक है। 31 में है सबसे छोटा बीज आकिंड का होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 32 नंबर में लिखा है सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है, ठीक है। इतने पॉइंट मैंने लिया हुआ है कि आप जितने आगे बढ़ेंगे इसमें वीडियो में उतना ही आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे बड़ा बीज जो है वो लेडोसिया का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 32 नंबर हो गया है। 35 नंबर में लिखा है सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप, यहाँ पौधे की बात की गई है, पादप जैमिया पिग्मिया होता है, ठीक है। अनावृत बीजी का मतलब मैंने बताया था ऐसे पौधे जिनमें फल तो होते हैं लेकिन उन फलों में ना तो फूल होता है और ना ही उस पर कोई आवरण या कोई छिलका होता है, ये ध्यान रखिएगा।
तो ऐसे पौधे जो है सबसे छोटा पौधा जो होता है वो जैमिया पिग्मिया है। आगे है केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। देखिए 35 नंबर देखेंगे, लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, अर्थात पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, लिखा हुआ है 36 नंबर में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन योम क्रीक ने बनाया था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको अभी से बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, और ज़रूर आएगा एग्जाम में ये। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन योम क्रीक ने बनाया था। आगे लिखा हुआ है 37 नंबर में संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। वो तो सबको पता होगा और आपको भी पता होगा, ठीक है, कि हार्ट के माध्यम से ही रक्त का जो परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो होता है। 38 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है, ब्लड रहता है। अब बहुत लोग अपनी बॉडी देखने लगे होंगे कि हमारे शरीर में इतना ब्लड रहता है, हमारे में क्या इतना होगा? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड होना ही चाहिए और होता है। ठीक है, अगर नहीं है तो समझ लीजिए हो सकता है कि आप अस्वस्थ हो, आप पूर्णतः स्वस्थ ना हो। ठीक है, आगे देखेंगे 39 नंबर में लिखा है लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लाल रक्त कण जो होता है इसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी से बोला जाता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जो आरबीसी होता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन के उत्पादन में मदद करता है। आरबीसी की कमी से मानसिक और शारीरिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आरबीसी के कमी से एनीमिया रोग का खतरा बढ़ जाता है, अर्थात हीमोग्लोबिन आपके शरीर में अगर कम हुआ, ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें कौन मदद करता है? आरबीसी। और अगर आरबीसी की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाएगा। आपको क्या, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एक मनुष्य हूँ, हमारे शरीर में आरबीसी है तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन भी है, सब चीज़ें हैं, तो सभी चीज़ों को सबके लिए है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं देखो ऐसे पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का ऐसा मैं प्रयास करता हूँ कि ये देखो जो साइंस है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो या जीव विज्ञान हो, वो है तो मेरी लाइफ है ना। जो मैं जी रहा हूँ वही तो फिजिक्स है, जो मैं जी रहा हूँ वही जीव विज्ञान है, वही केमिस्ट्री है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो पर्पज़ है वो यही है, एज ए स्टडी आपको जितने अच्छे से मैं समझा पाऊँ समझाऊँ। ठीक है, तो आगे देखेंगे 40 नंबर में लिखा हुआ है लाल रक्त कण का जीवन, अर्थात आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। उसके बाद में दूसरा फिर निर्माण होता रहता है, निर्माण भी होता रहता है और नष्ट भी होता रहता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए लिखा हुआ है लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 का संवहन है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन का लेना है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, क्योंकि आपको पता होगा जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और इसका कार्य कौन करता है? मुख्य रूप से वो होता है लाल रक्त कण। हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 में जो सामंजस्य बना के रखता है वो आरबीसी का काम है। आगे देखेंगे 42 नंबर लिखा हुआ है आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या ये आई आपको कि डब्ल्यूबीसी क्या है। ठीक है भाई, डब्ल्यूबीसी का भी एक बहुत अहम रोल है। ठीक है, ये आपके ब्लड में पाया जाता है और इसको अगर फुल फॉर्म मैं बताऊँ तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। तो ध्यान रखना है आपको। और ये आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कह सकते हो कि ये जो है आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, यही आपका इम्यून सिस्टम है। जितने ज़्यादा आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी होगा उतने समझो कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
सभी मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बी केयरफुली आप पढ़िए इसको, ठीक है, बहुत केयरफुली होके आप पढ़िए। आगे लिखा हुआ है 43 में, श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया और नीचे लिखा भी है, ठीक है, कि अगर कोई रोग है या कोई रोगाणु है, अर्थात कोई रोग का अणु आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो उसको तब तक ये लड़ता है जब तक ये स्वयं मर नहीं जाता है, WBC, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अभी भाई आपके घर में कोई चोर घुसने लगेगा तो तब तक आप उसको रोकोगे जब तक आपके बॉडी में, शरीर में पावर है, तभी तक तो रोकोगे। अपना सब जितना भी साम दाम दंड भेद सब लगा लोगे उसको रोकने के लिए। तो वही करता है आपके शरीर में WBC, पूरा प्रयास करता है कि ये शरीर में जो रोग आ रही है ना आने पाए, लड़ता रहता है। धीरे धीरे जब कमज़ोर पड़ जाता है तो रोग उसके ऊपर हावी हो जाती है और रोग जीत जाती है, जिससे कि आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है और रोग से ग्रसित हो जाता है। 44 नंबर में लिखा हुआ है WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। देखिए अभी RBC जो मैंने आपको बताया 120 दिन होता है, लेकिन WBC का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन ही होता है। तो अब आप सोच रहे होगे सर 2 से 4 दिन होता है उसके बाद WBC ख़त्म? नहीं भाई, ख़त्म नहीं, फिर से न्यू निर्माण होता रहता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। 45 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है मनुष्य की धड़कन की गति जो है वो 72 बार प्रति मिनट होती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थात जो है जो हार्ट है वो 72 बार 1 मिनट में, मिनिमम जो है 72 बार 1 मिनट में पंप करता है, ये आपको ध्यान रखना है। 46 नंबर देखेंगे, लिखा है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। जितना मनुष्य के शरीर का भार होता है, वजन होता है, उसका 7% उसके शरीर में खून होता है, ब्लड होता है। 47 नंबर में देखेंगे, लिखा है एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगता है। अर्थात पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरे बॉडी में घूमने में ब्लड को 23 सेकंड लगता है। एक बार में 23 सेकंड में पूरे बॉडी में एक बार ब्लड सर्कुलेट कर जाता है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है 48 नंबर में, रक्त समूह की खोज 1901 में लैंडस्टीनर ने किया था। क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 49 नंबर, मनुष्य में 4 ABO रक्त समूह होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है 50 में, रक्त समूह O सर्वदाता कहलाता है, अर्थात यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो O है वो एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी भी, चाहे वो B हो या AB हो, ठीक है, या A हो या O हो, सबको ब्लड दे सकता है। आगे देखिए लिखा हुआ है रक्त समूह AB सर्वग्राही होता है, ठीक है। जो AB है वो सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, लिखा है 52 नंबर में, सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये जितने भी कीड़े मकोड़े रेंगने वाले होते हैं, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, छिपकली हो गई, वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो उनका जो अध्ययन है, अगर किसी सांप का अध्ययन करा जा रहा है ना, या छिपकली का अध्ययन, जो रेंगने वाले हैं, मगरमच्छ हैं, जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, उनका जो अध्ययन होता है वो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब लिखा हुआ 53 नंबर में, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे का 120/80 mm होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 54 नंबर में लिखा है श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है शर्करा का श्वसन में। 55 नंबर में लिखा है मनुष्य शरीर में, अर्थात मनुष्य के शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र क्या है? ये जो आपका वेन सिस्टम है यही है आपका तंत्रिका तंत्र। तो ध्यान रखिएगा, वेन मतलब नसों का सिस्टम जो है इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा होता है, ठीक है। क्रियाओं का, ये देखिए, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का जो नियमन होता है वो या और नियंत्रण वो तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है 56 नंबर में, प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। आपके शरीर में जो प्रोटीन है उसका जो पाचन होगा आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। आप भोजन करना शुरू करते हो तो जो भोजन है वो पचना मुख से ही शुरू हो जाता है। आगे 57 नंबर में लिखा है पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा,
जो पाचन के बाद में जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो कहाँ रहता है, वो रहता है छोटी आंत में। छोटी आंत में रहता है। अवशिष्ट का मतलब होता है वेस्टेज, जिसका अब आपके शरीर में यूज़ नहीं है, वो जो स्टोर होता है वो छोटी आंत में स्टोर होता है। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। कामयाबी आपकी, कर्तव्य हमारा। तो ध्यान रखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। आज दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।